अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Plants, like all living organisms, have a remarkable ability to produce and create new young ones. This is called reproduction. कह रहा बच्चों, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स के पास भी एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सकें और क्रिएट कर सकें अपने जैसे न्यू यंग वंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। इन बायोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस is like discovering the secret to their life story। कह रहे बच्चों कि इस बात को अंडरस्टैंड करना कि जो प्लांट्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कि हम डिस्कवर कर रहे हों और उनकी लाइफ स्टोरी के डिफरेंट सीक्रेट्स। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स हैव देयर ओन यूनिक वेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू जनरेशंस। यार एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास भी यूनिक वेज हैं न्यू जनरेशंस को क्रिएट करने के। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी इन प्लांट रिप्रोडक्शन, ranging from simple asexual reproduction where a single parent generates genetically identical offspring through methods excluding gamete formation or meiosis to the complex sexual reproduction which is accomplished by involvement of two parents, gamete formation and the production of genetically diverse offspring। बच्चों कह रहे हैं हम इस चैप्टर में जो प्लांट रिप्रोडक्शन की जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट वेज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यानी इसमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आ जाता है asexual reproduction। Asexual reproduction is a straightforward method of creating new plant life। क्या बच्चों, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है न्यू प्लांट लाइफ को क्रिएट करने का। इन दिस प्रोसेस only one parent is involved and it gives rise to offspring that are essentially clones sharing the exact genetic makeup of parent। यार इस प्रोसेस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग विच इज एसेंशियली क्लोन होता है, यानी सिमिलर टू होता है पेरेंट। शेयरिंग द एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप, और जेनेटिक मेकअप भी क्या होता है? सिमिलर होता है एज टू द पेरेंट। ठीक है, what makes asexual reproduction distinct is that it does not rely on the formation of specialized reproductive cells called gametes or the complex process of meiosis which shuffles genetic material to produce variation। कह रहा है बच्चों, क्या चीज है जो asexual reproduction को डिफरेंट बनाती है? वो ये है कि इसमें जो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनको हम गेमीट्स कहते हैं वो नहीं बनते, और जो कम्प्लेक्स प्रोसेस है मियासिस का वो भी नहीं होता, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल शफल हो जाता है मियासिस में। हमने पढ़ा था कि जो मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी जेनेटिक जो है ना मटेरियल वो सेम नहीं होता, फिर वो शफल अप हो जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें कह रहे हैं जो मियासिस का प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल शफल हो जाता है और जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, ठीक है, वो इसमें नहीं होता। Instead, asexual reproduction relies on simpler methods such as cell division or growth of specialized structures. This simplicity and genetic uniformity make asexual reproduction a reliable and efficient way for some plants to propagate and expand their population। कह रहा है इसके बजाय जो asexual reproduction है वो सिंपलर मेथड्स लाइक के सेल डिवीजन, यानी एक सेल डिवाइड करके दो बना रहा है, उससे डॉटर सेल्स बने, ठीक है, तो न्यू प्लांट्स बने, तो क्या सेल डिवीजन पे या ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, दिस सिंप्लिसिटी एंड जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, इसकी वजह से, इस सिंप्लिसिटी की वजह से जो इसको एक एफिशिएंट वे बनाती है प्लांट्स के लिए, सम प्लांट्स के लिए, कि वो प्रोपगेट कर सकें और अपनी पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर सकें थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction includes binary fission, budding, spore formation and vegetative propagation। अच्छा बच्चों, अब asexual reproduction के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें हमारे पास 4 मेथड दिए हुए हैं। कौन कौन से? बाइनरी फिजन, बडिंग,
स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन चारों मेथड्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। आपने इन चारों मेथड्स को अब हम वन बाय वन पढ़ने लगे तो अच्छी तरीके से समझना है और डिफरेंस में समझना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग मोर ऑफ समथिंग। कह रहे बच्चों बाइनरी फिजन एक सिंपल वे है, मेथड है मेकिंग मोर ऑफ समथिंग के, किसी चीज में से ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग मोर ऑफ इट, ठीक है। It's like splitting something into two equal parts. This method is commonly used for making more of certain tiny living things like bacteria, some one-celled creatures called protozoa, and some animals without backbones, but no true plants is known to use this process. कह रहा है इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी जो चीज है उसको हम सिंपली सेपरेट कर लेते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। ये देखें ये नाम से आपको इंडिकेट कर रहा है, बाय का मतलब है टू, फी एन मीन ब्रेक, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या सिंपल ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें, उसको सिंपली टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें। और वो जो दोनों पार्ट्स हैं वो दोनों जब क्या करें, वो फॉर एग्जांपल हम ले लें प्रोटोजोआ की, अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं दो इक्वल पार्ट्स में तो जो एक पार्ट है वो भी दोबारा एक पूरे प्रोटोजोआ में ग्रो हो जाए, जो दूसरा पार्ट है वो भी ग्रो हो जाए। तो इससे क्या हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म से हमारे पास क्या आ गए, दो आ गए। तो ये कह रहा है कि इसमें मेथड में क्या सिंपली कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। और ये कौन से जो ऑर्गेनिज्म में जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं वो हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स, लाइक कह रहा है बैक्टीरिया, कुछ वन सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स या क्रिएचर्स हैं लाइक प्रोटोजोआ, एंड स्मॉल एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, वो ये प्रोसेस यूज करते हैं बाइनरी फिजन वाला। बट नो ट्रू प्लांट इज नाउन टू यूज दिस प्रोसेस। कोई भी जो ट्रू प्लांट है वो इस प्रोसेस को यूज नहीं करता। इन बैक्टीरिया फर्स्ट द कॉपी ऑफ देयर डीएनए इज फॉर्म्ड सो दैट देयर आर टू आइडेंटिकल सेट्स। कह रहा बच्चों अब बैक्टीरिया में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बाइनरी फिजन होती कैसे है। कह रहा बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या होगा कि जो उनका डीएनए उसकी एक कॉपी बन जाएगी। फर्स्ट द कॉपी ऑफ देयर डीएनए इज फॉर्म्ड, ये उनके अंदर जो डीएनए है उसकी पहले एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। सो दैट देयर आर टू आइडेंटिकल सेट्स, ताकि अब उनके अंदर कितने सेट आ गए, टू आइडेंटिकल यानी सेम सेट आ गए डीएनए के। देन दीज सेट्स मूव टू अपोजिट पोल ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद ये जो दो डीएनए के सेट आ गए ये दोनों अपोजिट साइड पे मूव कर देंगे बैक्टीरिया के। नेक्स्ट द मिडिल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट टू फोल्ड इन डिवाइडिंग द स्टफ इनसाइड इनटू टू पार्ट्स। कह रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा, जो बैक्टीरिया का मिडिल पार्ट है वो फोल्ड करना स्टार्ट कर देगा और डिवाइड कर देगा जो स्टफ इनसाइड है उसको दो पार्ट्स में। A new wall forms between these two parts. This whole process ends with two new bacteria which will keep growing and eventually split into more. कह रहा है उसके बाद क्या होगा, जो दो पार्ट्स बने उनके बीच में एक नई वॉल बन जाएगी। अब ये कह रहा है ये जो होल प्रोसेस है जब कंप्लीट होगा तो एंड में हमारे पास दो न्यू बैक्टीरिया बन जाएंगी। कह रहा है वो दोबारा ग्रो करेंगे और इवेंचुअली यानी बाद में जाके वो भी सेपरेट कर देंगे दो बैक्टीरिया में, फर्दर टू मोर बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अगर आप साइड पे देखें फिगर 9.1 स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, ये दिया हुआ आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया था उसके अंदर एक डीएनए था, उसका डीएनए क्या गया, रेप्लिकेट हो गया। सेल रेप्लिकेट्स इस डीएनए, जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेट किया तो देखिए डीएनए के अंदर उसके आज कितने हैं आगे, टू कॉपीज आ गई, टू सेट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये देखें ये जो हमारे पास जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे या सेट्स थे, ये अपोजिट एंड ऑफ बैक्टीरिया यानी अपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट हो गए। जब अपोजिट साइड पे मूव कर गए फिर क्या उनके बीच में मिडल पार्ट से एक क्रॉस वॉल बनी है, मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो गया। उसके बाद क्रॉस वॉल कंप्लीटली बन जाएगी, ठीक है। और ये देखें दो हमारे पास सेट बन गए, दोनों में एक एक डीएनए भी है अपना अपना, तो देखें और ये सेपरेट होगी सेल वॉल भी, तो ये देखें एक से हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये है बाइनरी फिजन का प्रोसेस इन बैक्टीरिया में। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए डुप्लीकेट होता है, उसके बाद डीएनए अपोजिट एंड्स पे मूव कर जाता है बैक्टीरिया के, दरमियान में सेल वॉल बनती है और ये हमारे पास फाइनली एक से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये है बच्चों प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। In this kind of asexual reproduction, a tiny outgrowth called bud
emerges on the parent's body। कह रहा है बच्चों इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक टाइनी कहते हैं स्मॉल आउट ग्रोथ बन जाती है, आउट ग्रोथ कॉल्ड बर्ड। कह रहा है एक टाइनी आउट ग्रोथ यानी स्मॉल आउट ग्रोथ जिसको हम बर्ड कहते हैं वो इमर्जेस ऑन द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउट ग्रोथ बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं बर्ड। इमेजिन इट लाइक अ स्मॉल बल्ज इन यीस्ट which is a single cell fungus। This outgrowth forms on one side of cell। कह रहा है बच्चों जो यीस्ट है जो सिंगल सेल फंगस है ये जो आउटग्रोथ है ये एक साइड पे सेल के बनती है। इनसाइड द सेल द न्यूक्लियस splits into two by mitosis and one of these new nuclei goes into the outgrowth। कह रहा है बच्चों जो यीस्ट है उसमें पहले सबसे पहले क्या बनती है एक आउटग्रोथ बन जाती है, फिर उसके बाद क्या कहता है जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस था ठीक है क्योंकि वो सिंगल सेल है उसके अंदर एक ही सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट करके टू में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस ठीक है। और वो किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करेगा माइटोसिस से। अब कह रहा है जब टूटने के बाद दो न्यूक्लियाई जो हमारे पास बन गए उनमें से वन ऑफ दीज न्यूक्लियाई उनमें से जो एक न्यूक्लियस है वो उस आउट ग्रोथ यानी उस बड में चला जाएगा, एक उसी के अंदर यीस्ट के अंदर एक आउट ग्रोथ में चला जाएगा। Sometimes the parent cell can have more than one of these outgrowths growing at the same time। कह रहा है समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो पेरेंट सेल है उसके पास एक से ज्यादा भी आउटग्रोथ हो सकते हैं एक टाइम पे ठीक है। ईच आउटग्रोथ गेट्स बिगर एंड बिकम्स मोर लाइक पेरेंट। अच्छा अब क्या होगा बच्चों वही जो आउटग्रोथ है जब उसमें चला गया हमारे पास न्यूक्लियस वही आउटग्रोथ ग्रो करता जाएगा साइज में बिगर होता जाएगा और पेरेंट की तरह होगा। इवेंचुअली द आउटग्रोथ कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट। कह रहा है बच्चों फाइनली क्या होगा कि वो जो आउटग्रोथ है वो पेरेंट प्लांट से क्या हो जाएगा ब्रेक होकर सेपरेट हो जाएगा। इन अदर केसेस द आउटग्रोथ स्टे अटैच्ड एंड दिस लीड्स टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग क्लोज टुगेदर ऑलमोस्ट लाइक अ लिटिल कम्युनिटी। कह रहा सम केसेस में क्या होता है कि जो आउटग्रोथ होता है या बर्ड होता है ये अटैच ही रहता है पेरेंट प्लांट के साथ, सेपरेट नहीं होता। और इस केस में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएगा जो इकट्ठे रह रहे हैं और मेकिंग अ लिटिल कम्युनिटी स्मॉल कम्युनिटी बना लेते हैं। ये बच्चों आप देखें नीचे आपको दी हुई है फिगर 9.2 प्रोसेस ऑफ बडिंग इन यीस्ट। ये देखिए समझा डायग्राम से समझा आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास यीस्ट का एक सेल है सेंटर में निकली है क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है। क्या हुआ सबसे पहले यीस्ट के साइड पे एक बड बन गया, बड बनने के बाद क्या हुआ कि जो उसके अंदर न्यूक्लियस था वो डिवाइड किया तो दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस देखे बर्ड में चला गया। फिर क्या होगा जब उस बर्ड में चला गया तो वो बर्ड ग्रो करेगा ठीक है तो दोबारा से वो क्या बन जाएगा एक यीस्ट बन जाएगा ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में हो क्या रहा है जो हमारे पास एक आउट ग्रोथ है या बर्ड है उससे जो हमारे पास क्या आ रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा, इसलिए हम इसको बडिंग कहते हैं ठीक है। इन हायर प्लांट्स द outgrowths are often developed which are of two types vegetative buds and floral buds। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो आउटग्रोथ्स हैं वो भी डेवलप होती हैं लेकिन उनमें दो तरह के आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं वेजिटेटिव बर्ड्स एंड फ्लोरल बर्ड्स। द वेजिटेटिव बर्ड्स गिव राइज टू न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स एंड फ्लोरल बर्ड्स गिव राइज टू न्यू फ्लावर्स। अच्छा उनके केस में क्या होता है जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं वो न्यू ब्रांचेस और लीव्स बनाते हैं जबकि जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं वो न्यू फ्लावर्स बनाते हैं ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। Spores are very small, unicellular, non-motile, thick-walled, resistant, asexual reproductive bodies। कह रहे बच्चों स्पोर्स कहते हैं स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल होते हैं, नॉन मोटाइल यानी मूव नहीं कर सकते, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। इन मैनी फंजाई like rhizopus when they are ready to make new ones their body cells create strong protective bags called sporangia on the tip of a stalk called sporangiophores। कह रहा है बच्चों बहुत सारे जो फंजाई होते हैं लाइक राइजोपस की उसने एग्जांपल दिया है कि जब वो रेडी हो जाते हैं कि जब उन्होंने न्यू वंस यानी न्यू फंजाई बनाने हैं तो क्या होगा सबसे पहले उनकी बॉडी क्या करती है एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैग्स बना लेती है जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और वो स्पोरेंजिया जिस स्टाक की टिप पे बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इनसाइड दीज बैग्स
Cell divides a lot and make many tiny cells called spores. कह रहा है ये जो उसने स्ट्रॉन्ग बैग्स बनाए हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कह रहे हैं, कह रहा है इन बैग्स के अंदर क्या होता है कि सेल्स डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली अलॉट मेनी टाइम्स, और कह रहे हैं बहुत स्मॉल सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं. ईच स्पोर हैज अ टफ शेल कॉल्ड अ सिस्ट दैट हेल्प्स इट सर्वाइव अनफेवरेबल पीरियड. कह रहा है हर स्पोर के पास एक टफ शेल होता है, ठीक है, टफ यानी हार्ड या मजबूत, ठीक है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जो उसको हेल्प करता है अनफेवरेबल पीरियड में भी सर्वाइव करने में. When the sporangia are grown up, they pop up open and let the spores out. कह रहा है बच्चों जब स्पोरेंजिया ग्रो अप होंगे तो वो क्या होंगे, वो ओपन हो जाते हैं और स्पोर्स को वो आउट रिलीज कर देंगे. When the conditions become favorable, these spores start growing into new rhizopus. और कह रहा है बच्चों जब इन स्पोर्स को कंडीशंस फेवरेबल मिलेंगी तो ये स्पोर्स दोबारा ग्रो कर जाएंगे एक न्यू राइजोपस में, ठीक है. तो ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है. क्या होता है कि कुछ फंजाई के अंदर जब उन्हें न्यू यंग वंस बनाने होते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैग्स बन जाते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं. उन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है कि सेल्स डिवाइड करते हैं लॉट ऑफ टाइम एंड मेक मैनी टाइनी सेल्स बना लेते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं. हर स्पोर के पास एक टफ शेल होता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जिसको अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है. जब स्पोरेंजिया ग्रो अप होते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं और स्पोर्स बाहर मूव कर जाते हैं जब उन स्पोर्स को कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं. अच्छा इसका क्या मतलब है अनफेवरेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस? बच्चों ऐसी कंडीशंस जिसमें वो स्पोर्स क्या कर सकें, ग्रो कर सकें तो उसका हम कहेंगे फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है. लेकिन समटाइम कंडीशंस अनफेवरेबल भी होते हैं. देखिए बच्चों जो बाहर रहता है टेम्परेचर, ये जो जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, लाइट, तो जब हर प्लांट की या स्पोर्स की रिक्वायरमेंट है तो अब क्या कह रहे हैं कि जब वो कंडीशन उसको नहीं मिलेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो ग्रो नहीं करेगा. लेकिन क्या है कि जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मतलब वही कंडीशंस जो इनको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, जब इनको मिलेंगी ये स्पोर्स दोबारा ग्रो करते हैं और क्या बना लेते हैं, न्यू राइजोपस यानी न्यू फंजाई बना लेते हैं, ठीक है. ये आप देखें साइड पे फिगर 9.3 आपको नजर आ रही है. स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस कैसे होता है, ये देखें. ये जो हमारे पास एक राइजोपस है उसके ऊपर ये आपको बहुत सारी स्टाक नजर आ रही है, ठीक है. इनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया. वो हर स्टाक के ऊपर देखिए आपको एक ऐसे सर्कल टाइप बैग से नजर आ रहे हैं जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है. और स्पोरेंजिया के अंदर आपको ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं. जब ये ग्रो करेगा स्पोरेंजिया तो ये ओपन हो जाता है स्पोरेंजिया और स्पोर्स यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और ये स्पोर्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये ग्रो करके न्यू राइजोपस बना लेते हैं. इन अनफेवरेबल कंडीशंस some type of filamentous bacteria such as actinomycete also make spore. फंजाई के अलावा बच्चों उसने एक बैक्टीरिया की एग्जांपल भी दी है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो कुछ जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं वो लाइक एक्टिनोमाइसीट वो भी स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है. These bacterial spores are also tough with thick walls. कह रहा है बच्चों ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं ये भी टफ होते हैं और इनकी थिक वॉल्स होती हैं. They form outside the bacterial cell, so they are called exospores. कह रहा है लेकिन ये बैक्टीरियल सेल के बाहर बनते हैं इसलिए हम इनको एक्सोस्पोर्स भी कहते हैं. Upon germination, each spore from parental filament give rise several new bacterial filaments. कह रहा है बच्चों जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो जो हर स्पोर है वो क्या करेगा, एक गिव राइज यानी बना लेगा एक न्यू बैक्टीरियल फिलामेंट. This is important to note that the microspore and megaspore in seed-producing plants are the spores of bryophytes and pteridophytes that give rise gametophyte body are not supposed to be the part of asexual reproduction because during the spore formation in these plants meiosis generally involves. अच्छा बच्चों एक और उसने क्या है कि पॉइंट टू नोटिस कि कह रहा है जब हम प्लांट्स का ग्रुप्स होते हैं ना जैसे लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, ठीक है. अब कह रहा है कि जब इन प्लांट्स के हम
रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो हम उनमें टर्म्स पढ़ते हैं लाइक माइक्रोस्पोर बना है इनमें या मेगास्पोर बना है। कह रहे जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर हम पढ़ते हैं या स्पोर्स बन रहे होते हैं या स्पोर्स ब्रायोफाइट के या ट्रीडोफाइट के जो जिनकी वजह से गैमेटोफाइट बनती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन स्पोर्स को बनाने के लिए मियासिस इन्वॉल्व होती है। आपको भी बच्चों पीछे पढ़ा हुआ है कि मेटासिस और जो मियासिस डिवीजन है उसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ना इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थ्रू माइटोसिस बन रहे हैं। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है कि एक से डोज बनते हैं सेल और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है। जबकि मियासिस में एक से 4 सेल बनते हैं डॉटर सेल और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट। ठीक है, तो ये वो कह रहा है उस केस में जो स्पोर्स बनते हैं वो थ्रू मियासिस बनते हैं जबकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू माइटोसिस बनते हैं। नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis is the development of an offspring directly from unfertilized eggs। कह रहे बच्चों पार्थिनोजेनेसिस क्या है? एक ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इन फ्लावरिंग प्लांट्स is defined as the asexual formation of a seed from maternal tissue of the ovule, avoiding the process of meiosis and fertilization leading to embryo development। कह रहे बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स में ये टर्म यूज होती है कि जब एक सीड बने थ्रू एसेक्सुअल फॉर्मेशन अगर एक सीड की हो, ठीक है, किससे? मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल से, अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अच्छा बच्चों वैसे भी जो फॉर्मेशन ऑफ जो सीड होती है वो ओव्यूल से ही होती है, लेकिन वो जो होता है उसमें क्या कह रहा है कि उसमें जो मियोसिस भी होती है फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन कह रहा है कि अगर ओव्यूल से ही एक सीड बन रहा है लेकिन जो उसमें प्रोसेस ऑफ मियासिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या पार्थिनोजेनेसिस है। दिस कैन हैपन टू वेरियस ट्रिगर्स सच एज चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस और हार्मोनल सिग्नल्स। कह रहा है ये किस वजह से हो सकता है? बहुत सारे ट्रिगर्स या सिग्नल्स की वजह से हो सकता है। लाइक चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है कि एक ओव्यूल विदाउट अंडरगोइंग मियासिस के मियासिस या फर्टिलाइजेशन के बगैर वो किस में डेवलप हो गया? एम्ब्रियो में। और हार्मोनल सिग्नल्स की वजह से क्योंकि हार्मोन भी से आके सिग्नल दे सकता है। पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज अपोमिक्सिस। इसको हम अपोमिक्सिस भी कहते हैं। सिंस पार्थिनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ offspring without the fusion of genetic material from two parents, it is considered a form of asexual reproduction। कह रहा बच्चों पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है? ये जो ऑफस्प्रिंग है वो विदाउट फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स generally reproduce sexually by means of their flowers, but some also make babies without flowers, which we call vegetative propagation। बच्चों जो कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना जो फ्लावर जो प्रोड्यूसिंग होते हैं वो जनरली सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लावर्स। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर फ्लावर में पढ़ा कि वो एंथर होता है कार्पल, तो वो जो होता है उनमें जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो थ्रू होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय मीन ऑफ देयर फ्लावर्स, बट समटाइम्स दे आल्सो मेक फ्लावर्स विदाउट फ्लावर्स। ठीक है, कह रहा है समटाइम्स क्या आते हैं कि वो आल्सो न्यू प्लांट्स बना लेते हैं विदाउट फ्लावर्स के बगैर, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। There are two kinds, one that plants do on their own, which we call natural vegetative propagation, and another that people help with when needed, called artificial vegetative propagation। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की भी दो काइंड हैं। एक क्या आता है कि प्लांट जो खुद बहुत करते हैं जिसको हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरली जो खुद बहुत होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरी वो है जिसमें लोग जो है वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं प्रोपगेशन में, जिसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द प्रोसेस
by which plants reproduce asexually using their own natural mechanisms without any human intervention। क्या है बच्चों, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली यूजिंग देयर ऑन मैकेनिज्म के जो अपने हो जो नेचुरल मैकेनिज्म उनको यूज करते हुए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमंस की कोई भी इंटरवेंशन के बगैर। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर जनरेटेड फ्रॉम वेरियस स्ट्रक्चर्स of the parent plant such as root, stem, leaf or specialized structures like runners or bulbs। कह रहे बच्चों इसमें मेथड में कहता है कि जो न्यू प्लांट्स हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बनते हैं, लाइक रूट से, स्टेम से, लीफ से और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक रनर और बल्ब। These structures develop into independent plants and since they originate from the same parent, they often have identical genetic characteristics। कह रहे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं एक इंडिपेंडेंट प्लांट में यानी न्यू इंडिपेंडेंट कंप्लीट प्लांट में। एंड सिंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पेरेंट्स, अगर ये ओरिजिनेट हुए हुए थे तो इनका जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स है वो भी सिमिलर होती हैं टू द पेरेंट। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बल्ब्स। Bulbs are compact, thickened, vertically growing, underground stems enveloped by thick succulent, fleshy leaves serving as the reservoir of stored nutrient। कह रहे बच्चों जो बल्ब्स हैं ये क्या हैं, कंपैक्ट, थिकन्ड, वर्टिकली ग्रोइंग। एक होता है हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ठीक है लेफ्ट टू राइट, वर्टिकली क्या होता है अप टॉप टू बॉटम, ठीक है इस तरह वर्टिकली, ठीक है क्या ग्रोइंग होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं और इन्वेलप्ड यानी कवर्ड होती हैं थिक सक्यूलेंट लीव से और सर्व कर रही होती हैं एज रिजर्वायर ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं उनके रिजर्वायर के तौर पे काम कर रही होती हैं। बीनीथ द बल्ब्स बेस एडवेंटिशियस रूट्स स्प्राउट व्हाइल शूट्स मर्ज फ्रॉम इट्स अपर रीजन। कह रहा है ये बल्ब की जहाँ पे बेस होती है उसे नीचे से रूट्स जो होती हैं वो निकल रही होती हैं, जबकि जो शूट्स हैं वो इसके ऊपर वाले रीजन से मर्ज यानी निकल रही होती हैं। Each shoot is capable to be developed into a new plant. Species like tulips, onions, and lilies utilize bulb to produce their young ones। ये बच्चों आप देखें साइड पे फिगर 9.4 बल्ब ऑफ अनियन एग्जांपल दी हुई है। ये देखें कह रहा है बीच में ये जो आपको उसने लेबल किया है ये बल्ब का पार्ट है और देखिए बल्ब की जो बेस के नीचे है वो देखिए आपको रूट्स निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और ऊपर जो है हमारे पास क्या है मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉर्म। कॉर्म्स आर कंपैक्ट, थिकन्ड, वर्टिकली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट स्टोर फूड बट नॉट इन्वेलप्ड बाय फ्लैशी लीफ। कह रहा है बच्चों ये भी कंपैक्ट होते हैं, थिकन्ड होते हैं, वर्टिकली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम्स है और फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन ये कवर्ड नहीं होते, इन्वेलप्ड नहीं होते फ्लैशी लीफ से। जो ऊपर वाले बल्ब्स थे वो इन्वेलप्ड बाय फ्लैशी लीव्स थी, ठीक है। एट द टॉप ऑफ अ कॉर्म यू विल फाइंड बर्ड। कह रहा है कॉर्म के ऊपर आपको बर्ड्स नजर आएंगे। दीज बर्ड्स गिव राइज टू शूट विच देन डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कह रहा है ये जो बर्ड्स हैं ये शूट्स को प्रोड्यूस करेंगे और वही डेवलप हो जाएंगे न्यू प्लांट में। एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस यूजिंग कॉर्म्स इंक्लूड डैशीन एंड गार्लिक। कह रहा है वो प्लांट्स जो कॉर्म्स को यूज करते हुए रिप्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं, डैशीन एंड गार्लिक। ये साइड पे आप देखें फिगर 9.5 कॉर्म कोलकेजिया में आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये कॉर्म है, उसके नीचे आप देखिए एडवेंटिशियस डॉटर कॉर्म है, उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ऊपर स्केल लीफ है, नोड और इंटरनोड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉर्म के बाद राइजोम। Rhizomes are flat, horizontal, underground stems that have small scale-like leaves। कह रहा है बच्चों जो राइजोम्स है ये फ्लैट होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स that have small scale-like leaves और इनके पास small scale-like leaves भी होते हैं। Along the rhizome there are distinct nodes and internodes। कह रहा है राइजोम के along आपको distinct यानी क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स नजर आएंगे। एट दीज नोड्स बर्ड्स आर फॉर्म्ड। जो नोड्स वाले एरियाज है वहां पे बर्ड्स बनते हैं।
The buds on the upper side of the rhizome grow into shoot while the lower side produces adventitious root. कह रहा है ये जो buds हैं ये upper side of rhizome क्या shoot में grow कर देंगे, जबकि lower side क्या produce करेगा adventitious roots. These shoots are capable to develop into new plant. और कह रहा है यहाँ से जो shoots निकल रही हैं वो capable हैं कि वो new plant में develop कर जाएं. Plants like ginger, fern and water lilies use rhizome for reproduction. कह रहे बच्चों जो जिंजर है, फर्न्स हैं और वाटर लिलीज हैं ये राइजोम्स को यूज करती है रिप्रोडक्शन के लिए. ये आप देख सकते हैं साइड पे फिगर 9.6 आपको नजर आ रही होगी राइजोम इन जिंजर. ये देखें ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये क्या है हमारे पास, ये राइजोम है. ठीक है, उसके नीचे आप देखें ये जो स्मॉल आपको नजर आ रही है एडवेंटिशियस रूट्स, ऊपर लेके एक स्केल लाइफ लीफ है और ये जो आपको नोड और एंटी नोड्स नजर आ रहा आपको नजर आ रहे होंगे ये रीजन्स. ठीक है, यार नोड्स के ऊपर क्या होते हैं बड डेवलप होते हैं और वही बड अब ऊपर वाली साइड पे एक शूट को बनाते हैं, नीचे वाली साइड पे रूट्स को, और वही जो शूट है वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है. नेक्स्ट इज स्टेम ट्यूबर्स. Stem tubers are swollen tips of underground stem that primarily serve as storage structures found in certain plants. कह रहे बच्चों जो स्टेम ट्यूबर्स हैं ये स्वॉलन टिप्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, जो प्राइमरली सर्व कर रही होती हैं, रोल प्ले कर रही होती हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर की, स्टोरेज करती हैं. फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स के कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं. स्टेम ट्यूबर्स ऑफन हैव आईज or blood clusters on their surface. Sorry, bud clusters. क्या है बच्चों जो स्टेम ट्यूबर्स हैं इनके पास आईज होती हैं या बड क्लस्टर्स होते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, फ्रॉम विच न्यू शूट्स कैन ग्रो, जहां से न्यू शूट्स निकलती हैं. व्हेन कंडीशंस आर सूटेबल, कि जब कंडीशंस क्या होती हैं सूटेबल. एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्टेम ट्यूबर्स इंक्लूड पोटैटोज एंड yams. कह रहा बच्चों ऐसे प्लांट्स जो स्टेम ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं, पोटैटो और yam. These structures serve as a source of food and a mean of propagation for the plants that produce them. कह रहा है ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्टेम ट्यूबर्स ये तो सोर्स ऑफ फूड के तौर पे काम करते हैं और दूसरा मीन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी प्रोपोगेट करने के लिए जो प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं. ये आप साइड में देखिए फिगर 9.7 आपको नजर आ रही होगी स्टेम ट्यूबर इन पोटैटो. ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये डार्क सा रीजन, ये स्पॉट्स, ये क्या है आईज या एक्सिलरी बर्ड्स है, ये पोटैटो ट्यूबर्स है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टोलन आर रनर्स. द अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स like strawberries and creeping buttercups are typically very short with most of their structure below the ground. कह रहा बच्चों ये कुछ प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज या जो क्रीपिंग बटर कप्स हैं उनका जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है, अबव ग्राउंड यानी जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या कह रहे हैं टिपिकली शॉर्ट होता है, वो छोटा सा होता है, और उनका जो ज्यादातर स्ट्रक्चर होता है वो ग्राउंड से बिलो द ग्राउंड यानी ग्राउंड से नीचे होता है. दीज शॉर्ट stems are known as root stalks and they carry leaves and flowers. कह रहे ये जो शॉर्ट स्टेम्स होती हैं इनको हम रूट स्टॉक्स कहते हैं और ये क्या कैरी करती हैं, इनके पास लीव्स होते हैं और फ्लावर्स. आफ्टर द मेन शूट हैज ब्लूम्ड साइड बड्स क्रिएट लॉन्ग शूट्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली along the ground often called stolons or runners. कह रहा है जब मेन शूट ब्लूम करती है ठीक है तो जो साइड बर्ड्स हैं वो एक लॉन्ग शूट्स बना लेती हैं लेकिन वो वर्टिकली के बजाय हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं. हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि ग्राउंड के ऊपर ही अलोंग द ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती जाती हैं, जिनको हम स्टोलन या रनर कहते हैं. These runners have small scale like leaves at specific point and they have long sections between these point. कह रहे बच्चों इन रनर्स के पास स्मॉल स्केल लाइक लीव्स होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे और उनके बीच में लॉन्ग सेक्शंस होते हैं उन पॉइंट्स के बीच में. At each of these points where the leaves are, there is a bird that has the potential to grow into both a shoot and root. कह रहा है ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एक बर्ड होता है जिसके पास पोटेंशियल यानी एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सके एक शूट में भी और एक रूट में भी.
सो अ होल न्यू प्लांट कैन डेवलप एट दीज पॉइंट्स। सो कह रहा है इन पॉइंट्स पे एक पूरा न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट थ्रू द रनर फॉर अ वाइल, eventually the runner dries up and withers away। कह रहा है तो जो न्यू प्लांट है वो इन पॉइंट्स पे ग्रो कर सकता है जहाँ पे बर्ड है, और उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती रहेगी, पेरेंट प्लांट से रनर के थ्रू फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। इवेंचुअली क्या होगा, कह रहा है कि आस्ता आस्ता वो जो रनर है वो ड्राई सूख जाएगा, एंड विदर्स अवे लीविंग अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रोइंग अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट। और वो क्या होगा, ड्राई होके विदर यानी सेपरेट हो जाएगा, क्या करेगा, पीछे क्या छोड़ देगा, एक इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट छोड़ देगा जो थोड़े से डिस्टेंस पे ग्रो कर रहा होगा पेरेंट से। दिस इज हाउ अ स्ट्रॉबेरी प्लांट फॉर एग्जांपल कैन मेक मेनी न्यू प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स। सो कह रहा है इस तरह एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट और सीड यूज किए बगैर न्यू प्लांट्स बना सकता है। ठीक है, ये आप देखिए बच्चों, फिगर 9.8 आपको नजर आ रही होगी, स्टोलन आर रनर। ठीक है, ये जो है ना जो स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें, इसका जो अबव ग्राउंड पार्ट है वहां से क्या हो रहा है, कुछ उसकी जो ब्रांचेस वो ग्रो कर रही हैं हॉरिजॉन्टली, और थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर वो देखें एक और ऑफ स्प्रिंग एक और प्लांट ग्रो कर गया उसी में से, उसमें से फिर ये बीच में जो रनर है एक और थोड़े और डिस्टेंस पे एक और ऑफ स्प्रिंग ग्रो कर गया न्यू प्लांट। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट था, तो इनको स्टोलन या रनर्स कहते हैं। ये सकल्स देखें, ये नजर आ रही होंगे आपको फिगर 9.9 में। नेक्स्ट हमारे पास सकर्स। Suckers typically emerge as small shoots from the underground parts of plant। अच्छा बच्चों, ये जो suckers में और उसमें डिफरेंस है ना, ये स्टोलन या रनर्स में, ये आप फिगर्स में भी देखें तो सकर जो है ये क्या है, ये अंडरग्राउंड है, जो शूट उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, सकर्स टिपिकली इमर्ज यानी निकलते हैं एज स्मॉल शूट्स के तौर पे फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट से, सच एज रूट सिस्टम। अच्छा, रूट सिस्टम में से आर नियर द बेस ऑफ मेन स्टेम। These shoots can develop into new plant as the suckers grow. They form their own stem, leaf and root। कह रहा है जैसे जैसे सक्कर ग्रो करेंगे वो अपने स्टेम, लीव और रूट क्या करेंगे, बना लेंगे। They essentially become self-sustaining plants but remain connected to the parent plant for a period। कह रहा है essentially तो वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे यानी खुद जो है डिपेंडेंट, बट कनेक्टेड रहते हैं पेरेंट प्लांट से एक काफी टाइम के लिए। ठीक है, suckers may receive nutrients and water from the parent plant helping them establish themselves। कह रहे बच्चों जो सक्कर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से लेते हैं, पेरेंट्स प्लांट से लेते हैं, which help them to establish। This is especially beneficial in adverse conditions where it might be challenging for new plants to survive on their own। कह रहे बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पेशली बेनिफिशियल है, फायदेमंद है एडवर्स कंडीशंस में। ठीक है, जहाँ पे चैलेंजिंग हो सकता है न्यू प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना। ओवर टाइम द सक्कर्स डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम एंड बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट प्लांट फॉर सस्टेनेंस। कह रहा है टाइम के साथ साथ जो सक्कर्स हैं वो अपना एक रूट सिस्टम बना लेते हैं और लेस डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट प्लांट पे सर्वाइवर के लिए। इवेंचुअली दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इवेंचुअली क्या हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं। Suckers are a common method of natural vegetative propagation in various ground cover plants such as lawn grass। ये बच्चों साइड पे देखिए फिगर 9.10, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम, a type of plant, new plantlets are created along the edges of its leaves। These plantlets are like tiny version of the parent plant। When they detach from the parent plant and fall onto the soil below, they have the ability to grow and develop into separate self-sustaining plant। कह रहा है बच्चों ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि न्यू प्लांटलेट्स यानी स्मॉल प्लांट्स क्रिएट हो जाते हैं कहाँ पे, लीव्स के एजिस पे। कह रहा है ये जो प्लांटलेट्स होते हैं ये टाइनी यानी स्मॉल वर्जन होते हैं पेरेंट प्लांट का। कह रहा है जब ये जो प्लांटलेट्स डिटैच यानी सेपरेट होते हैं पेरेंट प्लांट से और साइल पे जाके गिरते हैं तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये ग्रो कर सकें एक इनटू अ न्यू प्लांट।
ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो तो हमने पढ़ लिए मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हमने 7 मेथड्स पढ़े। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हम आर्टिफिशियली जो ह्यूमंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जिसमें रोल प्ले करते हैं, उसके मेथड कौन कौन से? मेथड ऑफ artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is adopted when people purposely grow plants to meet specific needs. कह रहे बच्चों जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये अडॉप्ट हुई जब लोगों ने पर्पसली प्लांट्स को ग्रो करवाया स्पेसिफिक नीड्स को मीट करने के लिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। कह रहा है इस मकसद के लिए जो प्लांट का पार्ट उन्होंने यूज किया उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। दीज मेथड्स हेल्प कीप द गुड क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स लाइक टेस्ट, कलर एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। टू कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग्स। कह रहे बच्चों ये जो मेथड्स हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कि जो गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट है लाइक टेस्ट, कलर और रेजिस्टेंट टू डिजीज उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं दो जो कॉमन मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वो हैं स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग। अब हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग्स आर स्मॉल सेगमेंट और कट पीसेस ऑफ स्टेम हैविंग एट लीस्ट वन नोड। देखो बच्चों नाम से जाहिर है कि स्टेम कटिंग यानी स्टेम को कट किया है, स्टेम का कोई पार्ट है। कह रहा है स्टेम कटिंग्स कहती हैं स्मॉल सेगमेंट यानी स्मॉल पार्ट होते हैं और कट पीसेस होते हैं स्टेम के, हैविंग एट लीस्ट वन नोड। कह रहा है स्मॉल पार्ट्स होंगे स्टेम के लेकिन उसके पास एट लीस्ट एक नोड होना चाहिए। यू कैन मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम सम प्लांट्स बाय प्लेसिंग अ कट पीस ऑफ स्टेम इन वाटर और डैम सॉइल। कह रहा है बच्चों आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं कुछ पौधों की कि उनका एक कट पीस स्टेम का एक पीस ले लें और उसको रख दें वाटर में या सॉइल में। Roots start growing from the bottom of the stem into the soil while the top part keeps growing and making leaves. कह रहा है वो जो आप पार्ट लगाएंगे स्टेम का उसके बॉटम में से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और टॉप वाले पार्ट से लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे। If sometimes the cutting does not start growth, then the cut ends must be treated with a special plant hormone called auxin to stimulate the growth. कह रहा है समटाइम्स अगर कटिंग हमने कट करके स्टेम लगाई है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा, रूट्स और लीव्स नहीं निकले, तो कह रहा है कट एंड को आप एक स्पेशल प्लांट हार्मोन है जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं वो दें तो उससे ग्रोथ स्टिमुलेट यानी स्टार्ट हो जाएगी। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू कवर द टॉप पार्ट ऑफ द कटिंग विद प्लास्टिक और ग्लास जार टू रिड्यूस वाटर लॉस। समटाइम्स कह रहा है बच्चों ये भी होता है कि जो हमने कटिंग का टॉप पार्ट है उसको कवर करना होता है प्लास्टिक या ग्लास जार से ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस कर कम कर सके ना हो। This method is often used to propagate roses, ivy, grapevines and chrysanthemums. कह रहा है बच्चों ये जो मेथड है हम यूज कर सकते हैं रोजेस को, ग्रेपवाइन्स को, ईवी को क्या करने के लिए? प्रोपगेट करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए। क्या आप देखिए साइड पे फिगर 9.11 प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग शो की हुई है हमारे पास। देखिए एक प्लांट था उसकी एक हमने स्टेम की एक कट कर लिया पार्ट, उसको हमने लगा दिया सॉइल में पॉट में। तो अब देख रहे हैं ये क्या करेगा, ये ग्रो कर देगा न्यू प्लांट में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड स्टेम कटिंग। ये स्टेम का पार्ट ले ले जिसमें एक नोड हो उसको हम लगा दे सॉइल में या वाटर में, उसके ऊपर वाले पार्ट से लीव्स जबकि नीचे वाले पार्ट से रूट्स निकलना शुरू होंगी और वो एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर देगा। नेक्स्ट मेथड इज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ग्राफ्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टू प्लांट पार्ट्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल न्यू प्लांट। कह रहा है इस मेथड में हम क्या करते हैं कि दो प्लांट के पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं क्या करने के लिए? एक सिंगल न्यू प्लांट बनाने के लिए। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रोड्यूस डिजायरेबल प्लांट वैरायटीज लाइक फ्रूट ट्रीज और ornamental plants and it's a skilled practice often performed by gardeners and farmers। कह रहे बच्चों ये मेथड हम कॉमनली यूज करते हैं क्या करने के लिए? जो हमारे पास डिजायरेबल प्लांट वैरायटीज होती हैं, कैसी प्लांट वैरायटीज जो हमें चाहिए या रिक्वायर्ड है
उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, लाइक फ्रूट के ट्रीज या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और कह रहा है एक स्किल फैक्टर है जो गार्डनर्स और फार्मर्स यूज करते हैं। टू प्लांट पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन ग्राफ्टिंग। कह रहा है ग्राफ्टिंग में प्लांट के दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, द सियोन एंड द रूट स्टॉक। एक को हम सियोन कहते हैं, एक को रूट स्टॉक कहते हैं। द सियोन इज द अपर पार्ट ऑफ प्लांट which includes the desired characteristics such as specific fruit or flower traits। कह रहा है बच्चों जो सियोन है वो अपर पार्ट होगा प्लांट का, जिसके अंदर हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक स्पेसिफिक फ्रूट या फ्लावर ट्रेड्स जो हमें चाहिए। द रूट स्टॉक इज द लोअर पार्ट विच प्रोवाइड्स द रूट सिस्टम एंड स्टेम सपोर्ट। क्या है जो रूट स्टॉक है वो उसका लोअर पार्ट होगा जो हमें रूट सिस्टम प्रोवाइड करेगा और स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। A skilled gardener makes precise cuts on the both scion and the rootstock। कह रहे जो एक स्किल्ड गार्डनर है, ठीक है, जिसके पास स्किल्स है ग्राफ्टिंग की, जो कर स्किलफुल है, वो क्या करेगा कि प्रिसाइज कट्स लगा देगा सियॉन और रूस्टा के ऊपर। द कट्स आर यूजुअली मेड एट स्पेसिफिक एंगल्स टू मैक्सिमाइज कांटेक्ट बिटवीन टू पार्ट्स। कह रहे बच्चों जो कट्स है वो यूजुअली लगाए जाते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे ताकि मैक्सिमम कांटेक्ट हो दोनों पार्ट्स के बीच में। द सियॉन इज केयरफुली अटैच्ड आर इंसर्टेड इनटू रूटस्टॉक। कह रहे जो सियॉन जो ऊपर वाला पार्ट है उसको केयरफुली अटैच या इंसर्ट लगा दिया जाता है रूटस्टॉक में। दिस कनेक्शन इज क्रूशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टू पार्ट्स। कह रहे ये जो कनेक्शन है ये जरूरी क्रूशियल है वाटर की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट और बाकी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए दोनों पार्ट्स के बीच में। टू इंश्योर अ सिक्योर कनेक्शन द ग्राफ्ट इज टिपिकली बाउंड विद ग्राफ्टिंग टेप, रबर बैंड और अदर मटेरियल। कह रहा है कि सिक्योर कनेक्शन को बनाने के लिए कि जो ग्राफ्ट होता है उसको यूजुअली हम बंद कर देते हैं ग्राफ्टिंग टेप के साथ, यानी दोनों पीसेस को ज्वाइन किया, ऊपर टेप लगा दी, रबर बैंड के साथ इनको होल्ड बांध देते हैं या किसी और मटेरियल के साथ। दिस हेल्प होल्ड द सियॉन इन प्लेस अनटिल द ग्राफ्ट हील। कह रहा है ये क्या करेगा, ये सियॉन को हेल्प करेगा अपनी जगह में रुकने में जब तक कि वो जो ग्राफ्ट है वो हील नहीं हो जाता। वंस द ग्राफ्ट हैज हील्ड द प्लांट बिगन्स टू ग्रो प्रोड्यूसिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सियॉन। कह रहे जब एक दफा ग्राफ्ट हील हो जाएगा द प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और वो क्या करेगा, लीव्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा एंड फ्रूट प्रोड्यूस करेगा बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियॉन। जो सियॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर वो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ये साइड पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा फिगर 9.12 प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग शो किया हुआ है। ये देखिए एक सायान अपर पार्ट है, एक स्टॉक रूट स्टॉक नीचे वाला पार्ट है, उनको हमने क्या किया, ग्राफ्ट किया, लगाया है, और ऊपर से हमने क्या किया, जो ग्राफ्टिंग टेप है वो लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोनिंग टिश्यू कल्चरिंग। Cloning is a method of producing genetically identical individual from the single parental cell। अच्छा हम बच्चों क्लोनिंग या टिश्यू कल्चरिंग पढ़ने लगे। कह रहे हैं कि मेथड है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाने का सिंगल पेरेंटल सेल से। इन प्लांट्स टर्म क्लोनिंग रेफर्स टू दी टिश्यू कल्चरिंग इन विच अ सिंगल प्लांट सेल और पीस ऑफ टिश्यू इज ग्रोन ऑन artificial nutrient medium under aseptic conditions, microbe-free environment to develop a genetically identical copy clone of the parent plant। कह रहा है बच्चों प्लांट्स में क्लोनिंग रेफर करती है टिश्यू कल्चरिंग में, जिसमें हम एक सिंगल प्लांट सेल को या एक पीस ऑफ टिश्यू को ग्रो करवाते हैं एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे। ठीक है, आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें सिंगल प्लांट के सेल को या पीस ऑफ टिश्यू को ग्रो करवाते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन में, यानी माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट में, टू डेवलप अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, ताकि जिसमें से हमने वो सेल या टिश्यू लिया है उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी उसका कॉपी या उसका क्लोन बनाने के लिए। दिस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बच्चों ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। द फर्स्ट सेल or tiny piece of the parent plant used in tissue culture is called an explant। कह रहे बच्चों जो फर्स्ट सेल या टाइनी पीस हम टिश्यू का ले रहे हैं या पेरेंट प्लांट का जिसको हमने यूज करना है टिश्यू कल्चरिंग में, उसको हम कहते हैं ये क्या है, एक्स प्लांट है। ठीक है, द फर्स्ट सेल और टाइनी पीस ऑफ प्लांट
used in tissue culture is called एक्सप्लांट। ठीक है कि जो हम फर्स्ट सेल या टाइनी पीस लेते हैं पेरेंट प्लांट का, जिसको हम ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल मीडियम पे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। दिस एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम to grow and become an undifferentiated mass of cell known as callus। कह रहा है इस एक्सप्लांट को हम एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाते हैं और क्या बन जाता है हमारे पास? एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम कैलस कहते हैं। द कैलस इज देन ट्रीटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस टू मेक इट प्रोड्यूस शूट एंड लेटर रूट। कह रहा है देन हम कैलस को ट्रीट करवाते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ ताकि वो प्रोड्यूस करे शूट्स और बाद में रूट्स। दिस होल प्रोसेस रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ यंग प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट। कह रहा है इस होल प्रोसेस से हमारे पास एक यंग प्लांट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? प्लांटलेट। These plantlets are carefully moved into the soil in their natural surroundings to continue growing। कह रहा है उसके बाद इन प्लांट्स को केयरफुली सॉइल में मूव कर दिया जाता है इन द नेचुरल सराउंडिंग टू कंटिन्यू ग्रोथ, ताकि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकें। ये बच्चों साइड पे देखें, फिगर 9.13 आपको नजर आ रही होगी। स्टेप्स इन प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। सबसे पहले हमारे पास एक प्लांट है, उसका हमने एक्स प्लांट ले लिया। ठीक है, कोई सेल ले लिया या उसके टिश्यू का कोई पार्ट ले लिया। उस एक्स प्लांट को हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाया तो हमारे पास एक मेजर सेल बन गया जिसको हम कैलस कहेंगे। कैलस से हमारे पास क्या हुआ कि डिफरेंट हमने सब्सटेंस उसको दिए, ट्रीट करवाया उसको, तो उससे रूट्स और शूट बनना शुरू हो गए। तो यानी हमारे पास पहले अर्ली एम्ब्रियो बना, फिर लेट एम्ब्रियो बना। जब वो थोड़ा ग्रो कर देगा यानी उसके रूट और शूट निकल आएंगी तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या बन गया? प्लांटलेट। उसको क्या करेंगे? हम न्यूट्रिएंट मीडियम से उठाएंगे और सॉइल में लगा देंगे और वो दोबारा एक पूरा न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये था हमारे पास मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।